हेलो बच्चों, हम आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दी हुई है, इसका रेडियस है r और इसका मास है 2m। अब इसके अंदर एक डायमीट्रिकल टनल बनी हुई है, जिस टनल के सामने जस्ट बाहर सेंटर से 2r दूरी पे एक -q चार्ज रखा है जिसका मास है m। हम इन दोनों को रिलीज कर देंगे और -q चार्ज जब इसके सेंटर से पास हो रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे बेटा यहाँ पर एक हिंट होती है। देखो, दो बातें होती हैं, या तो ये स्फीयर चलेगा या ये नहीं चलेगा, है ना। अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये आप ऐसे डिसाइड करना क्वेश्चन में कि अगर स्फीयर चलेगा तो वो मोशन में पार्ट ले रहा है, और अगर स्फीयर मोशन में पार्ट ले रहा है तो डेफिनेटली इसका मास चाहिए होगा हमें, और इसका मास आपको दिया जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा है साफ कि इसका मास दिया गया है, दैट मीन्स इट इज टेकिंग पार्ट इनटू द मोशन। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सोचने वाली बात यह है कि अगर इसको फिक्स्ड दे दिया गया हो क्वेश्चन में तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, हमको पता चल गया कि वो फिक्स्ड है। पर एज फार एज नथिंग इज स्टेटेड, हम इससे डिसाइड करेंगे कि उसका मास दिया है कि नहीं दिया है, कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मास दिया हुआ है तो इट मीन्स कि इट वुड बी टेकिंग पार्ट इनटू मोशन। और इसका मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि ये क्यों चलेगा, तो उसका ये जवाब है कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, थर्ड लॉ के हिसाब से, ये जो -q चार्ज है ये स्फीयर पे भी फोर्स लगाएगा और स्फीयर -q पे भी फोर्स लगेगा, तो दोनों ही चलेंगे क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर इन फ्री स्पेस विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर फोर्स, सो दे विल बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस में बेटा क्या करते हैं, इनको अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करते हैं सॉल्व, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली जो पोटेंशियल है उस पोजीशन पे जिस पे चार्ज -q है स्फीयर की वजह से, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे 2r दूरी पे पोटेंशियल होगा kq बाय 2r, ये हम जानते हैं। पर हमको क्योंकि रो दिया है तो रो के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आप k को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ठीक है, और ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो r स्क्वायर से, तो q इंटू r स्क्वायर अपॉन नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r क्यूब, ठीक है, और 3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो नीचे, तो v इनिशियल आ गया। अब बेटा q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब आपको दिख रहा है, ये तो रो हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और ऊपर आ गया r स्क्वायर और नीचे आ गया 6 एप्सिलॉन नॉट। सो जो v इनिशियल हो गया वो हो गया रो r स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया उस पोजीशन पे। दूसरी बात, फाइनली व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जब ये चार्ज सेंटर से जाएगा फाइनली एट पॉइंट O, V फाइनल यानी VO जो होगा वो तो 3/2 kq/r, सही है। तो V फाइनल डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो हो जाएगा रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना बात, क्योंकि के क्यू बाय 2r की वैल्यू रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट है, तो 3 के क्यू बाय 2r की वैल्यू कितनी होगी, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा भी निकालो, है ना, क्योंकि वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसका, यहाँ पे इन दोनों को किसने खींचा है आपस में एक दूसरे के पास, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्यू डेल्टा वी। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू। अच्छा मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ आपको, है ना, ये ध्यान रखना सिर्फ क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि ये अट्रैक्ट हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया है, तो आप माइनस प्लस के चक्कर में मत फंसो, आप तो मैग्नीट्यूड ले लो, और बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, तो बड़ा पोटेंशियल हो गया रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस छोटा पोटेंशियल हो गया रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर स्क्वायर बाय रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और अंदर आ गया 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया रो आर स्क्वायर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, है ना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनली होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, v1 वेलोसिटी माइनस क्यू चार्ज की है, और स्फीयर की वेलोसिटी है v2, मैंने माना है, तो हाफ एम v2 स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाऊंगा, मोमेंटम बैलेंस करके, क्योंकि सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 है ना, सिस्टम पे, इस सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेंगे। ठीक है, बात समझते हो। अब अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है इन दोनों में, तो अपन मोमेंटम इक्वेट करें, तो देखो मोमेंटम इक्वेट करने पे क्या आता है, मोमेंटम इक्वेट करने पे आएगा इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv1 माइनस 2mv2। ये तो ऑब्वियसली दोनों अपोजिट चलेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए ये, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर है, तो mv1 इज इक्वल टू 2mv2 और v1 इज इक्वल टू 2v2। ये आ गई एक इक्वेशन। अब हम इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में रख देते हैं, तो जो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था रो आर स्क्वायर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट रो। अच्छा, हम कर रहे हैं कि हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया उससे क्या होगा, उससे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना किया, रो यहां लिख देता हूं ऊपर, रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये जो है ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक। तो चेंज इन काइनेटिक को हम लिखते हैं, तो रो आर स्क्वायर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, किसके बराबर, हाफ एम v1 स्क्वायर। अब v1 को जो है मैं 2v2 लिख देता हूँ, तो 4v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से गया 2, ये 2 से गया 4,
तो ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 2 mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर 3 mv स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो v2 आ गया रूट ऑफ या r बाय 9 बाहर, आप देख सकते हो, रो क्यू बाय m एप्सिलॉन नॉट, ये v2 आ गया और v1 आ जाएगा 2v2, तो यानी 2r बाय 9 रूट ऑफ रो क्यू बाय m एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बेटा दोनों की वेलोसिटी व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर O, चार्जेस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली वर्क डन, मैंने देखा कि ये दोनों चार्ज क्यों, ये दोनों स्फेयर, ये स्फेयर और ये जो पॉइंट चार्ज है, ये क्यों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर रही है वो वर्क डन कर रही होगी कुछ पॉजिटिव, और उस वर्क डन से ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई होगी। तो मैंने सबसे पहले Q डेल्टा V का मॉड लेके वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मॉड इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि वर्क डन पॉजिटिव ही आने वाला है, तो हमने मॉड ले लिया। ठीक है, किससे? Q डेल्टा V से। अब हमने फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली, और क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो मोमेंटम कंजर्व करके हमने वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लिया। और ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? 0। ये हम इसलिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं अपन अच्छा ये तो हो गया, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 स्फीयर दिए हैं जिनका चार्ज सेम है और मास, इनका रेडियस भी सेम है, इनके बीच की दूरी 4r है, और पहले वाले स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट है A जहाँ से हमें एक -q चार्ज को फेंकना है, और हमें निकालना है कि कम से कम कितनी वेलोसिटी से -q को फेंकें कि वो B पे पहुंच जाए। ठीक है, तो बेटा आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए प्रोसेस कि हमको ये करना है कि वर्क डन जो है बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क डन करेगा ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड करे या एक्सटर्नल फोर्स करे, वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगी सिस्टम के, है ना। ये हमको इसमें कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे ये है कि वर्क डन जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो उसका प्रोसेस होता है Q डेल्टा V, है ना। वर्क डन का प्रोसेस होता है Q डेल्टा V। और आप देखो कि A से B फेंकना है तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा, VA बराबर VB होगा, तो उससे डेल्टा V 0 आएगा। चेक करो आप, A और B का पोटेंशियल सेम है क्योंकि सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। आप A पे पोटेंशियल निकालोगे ना पहले स्फीयर की वजह से और दूसरे की वजह से, और B पे निकालोगे पहले की वजह से और दूसरे की वजह से, तो सेम ही तो आएगा। तो A और B का पोटेंशियल सेम है, इसलिए डेल्टा V 0। तो क्या वर्क डन 0 है? क्या कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा A से B फेंकने के लिए? तो ऐसा नहीं है। आप अपन ने एक गलती करी है, अपन को A से B तक नहीं फेंकना है, अपन को सिर्फ A से O तक फेंकना है। O कौन सा पॉइंट है? O ये जो लाइन है ना, दोनों स्फीयर को कनेक्ट करने वाली लाइन, इसका बाइसेक्टर पॉइंट है ना, इसको बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट है। और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से 0 आएगी, आप देख सकते हो। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी पीछे। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इधर ये है। अब आप ये देखो कि जब हम -q चार्ज को फेंकेंगे तो अगर वो
किसी ना किसी तरीके से पॉइंट ओ को पार कर गया, तो पॉइंट ओ को पार करने के बाद जो माइनस क्यू चार्ज है उसको ये स्फेयर खींच के ले जाएगा खुद ही, है ना। जो दूसरा वाला स्फेयर अपनी ओर खींच के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे की तरफ है और जो फोर्स लगेगी इस नेगेटिव चार्ज पे वो पीछे की तरफ लगेगी, तो वो खींच के ले जाएगा। समझ सकते हो आप? तो हमें ओ पॉइंट को पार कराना है। अब यहाँ पर लेट सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हम मान रहे हैं वो इनिशियली मान लो आप u से फेंका है, तो हाफ एम यू स्क्वायर, और क्योंकि u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी o पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, जीरो हो, है ना, क्योंकि कम से कम वेलोसिटी देनी है। तो डेल्टा के यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, कितनी कम होगी? हाफ एम यू मिनिमम स्क्वायर, है ना, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्यू डेल्टा वी। पर अब जो डेल्टा वी आएगा वो ए और ओ के बीच में आएगा, है ना, ओ तक ही तो पहुंचाना है। तो सबसे पहले वी ए कितना है? वी ए है जो पहला वाला स्फीयर है, जो जिसके सरफेस पे ए है, उसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू बाय आर, है ना, और जो दूसरा वाला स्फीयर है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय 3r, क्योंकि दूसरे के सेंटर से ए पॉइंट 3r डिस्टेंस पे है। तो ये आ जाएगा 4/3 के क्यू बाय आर, ठीक है, 4/3 के क्यू बाय आर। अब ओ पॉइंट का पोटेंशियल वीओ आ जाएगा, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो दोनों स्फीयर का सेम आएगा, और इसलिए आप ट्वाइस कर दो किसी एक का लिख के। तो किसी एक का होगा के क्यू बाय जो ओ पॉइंट है उसकी किसी भी एक के सेंटर से दूरी 2r है, तो वीओ हो गया के क्यू बाय आर, ठीक है। तो डेल्टा वी जो हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक वर्क डन जो है हम उसको मैग्नीट्यूड में इक्वेट किसके बराबर कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमने निकाल ही दिया है, हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर, और वर्क डन जो है हम दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा वी आएगा बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा, तो 4/3 माइनस के क्यूब बाय आर कॉमन, 4/3 माइनस 1, तो डेल्टा वी आ गया के क्यूब बाय 3r, ठीक है। वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया के क्यू बाय 3r। फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो, माइनस चार्ज है, ये मुझे पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो के क्यू बाय 3r इज इक्वल टू हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर। तो यू मिनिमम आ गया रूट ऑफ 2 क्यू बाय 3mr, ये आ गया बेटा u मिनिमम। समझते हो आप? तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी से यू शुड प्रोजेक्ट दिस चार्ज फ्रॉम ए सो दैट इट रीचेज पॉइंट बी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा ये एक रिंग है ना, आपको दिख रही होगी, और ये एक स्फीयर है। ये जो स्फीयर है ये न्यूट्रल है, और रिंग पे चार्ज है Q। रिंग का रेडियस है R1 और स्फीयर का रेडियस है R2।
और स्फीयर का सरफेस रिंग के सेंटर को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O1 विल बी K/R1, है ना। और उसके बाद पूछा है, हम इसको स्टार्ट करने के लिए सॉल्व करते हैं कि पोटेंशियल एट O2 जो होगा वो क्या होगा। तो पोटेंशियल O2 पे होगा रिंग के कारण, O2 पे रिंग की वजह से, प्लस O2 पे पोटेंशियल स्फीयर की वजह से, है ना। तो पोटेंशियल एट O2 होगा, रिंग का पोटेंशियल O2 पे कितना होगा, KQ बाय रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, प्लस स्फीयर का पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि बेटा स्फीयर न्यूट्रल है और स्फीयर पे अगर कोई इंड्यूस चार्ज भी होगा तो इंड्यूस चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल 0 होता है स्फीयर के, है ना। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्फीयर के सेंटर पे इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल 0 होता है। तो O2 पे पोटेंशियल सिर्फ रिंग की वजह से होगा, कितना होगा, KQ बाय रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, विच मीन्स कि एक ऑप्शन हमको मिल गया सही, डी ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट O2 विल बी KQ बाय अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब क्योंकि स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, मेटालिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो इसीलिए स्फीयर का पोटेंशियल उसके सरफेस पे और उसके अंदर हर पॉइंट का सेम होगा। यानी O1 का पोटेंशियल O2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि O1 पे O1 जो है वो स्फीयर के सरफेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब O1 का पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और यहाँ एक और ऑप्शन करेक्ट हमको मिल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O2 इज KQ बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो सेकंड और फोर्थ भी दोनों करेक्ट हैं। अब O1 का पोटेंशियल जो होगा वो O2 के बराबर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। पर O1 का पोटेंशियल रिंग की वजह से कितना होगा, तो पोटेंशियल एट O1 ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल एट O1 ड्यू टू रिंग जो होगा वो होगा रिंग के सेंटर पे KQ बाय R1, है ना। और पोटेंशियल जो O1 पे टोटल है वो KQ बाय अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो सवाल ये उठता है कि O1 पे जो बाकी पोटेंशियल है रिंग के अलावा वो किसने बनाया। तो वो एक तो बेटा रिंग ने तो बनाया है, उसके अलावा बनाया है स्फीयर के इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर है ये न्यूट्रल तो है, पर इस पर रिंग की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा। तो अगर हमको इंड्यूस्ड चार्जेस का वो निकालना हो पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा VO1 माइनस VO1 ड्यू टू रिंग। O1 का टोटल पोटेंशियल माइनस O1 पे रिंग की वजह से पोटेंशियल, तो V इंड्यूस्ड चार्जेस हो गया VO1 का टोटल पोटेंशियल। O1 का टोटल पोटेंशियल होगा KQ बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस रिंग की वजह से होगा KQ बाय R1। तो ये आ गया इंड्यूस्ड पोटेंशियल एट पॉइंट O1, है ना, पोटेंशियल एट O1 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो कंसेप्ट ये था यहाँ पर कि एक इसमें थर्ड ऑप्शन और करेक्ट हो गया हमारा। कंसेप्ट ये था कि
कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल और उसके सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है ना, अंदर भी पोटेंशियल सेम होता है, और उसके इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल सेंटर पे ज़ीरो होता है, बाकी कहीं पे ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंड्यूस्ड चार्जेस का पोटेंशियल। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट, मतलब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक बड़ा स्फीयर दिया है जिसका चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस 2r है, और उसमें से हमने एक छोटे स्फीयर को निकाल लिया काट के जिसका रेडियस r है, छोटा स्फीयर है 2। तो जो रिजल्टेंट कैविटी बनी 3, उसकी वजह से O पे और O' पे पोटेंशियल्स निकाल के उनका रेशियो निकालना है। तो ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें हमको सबसे पहले जो बड़ा स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना होता है दोनों पॉइंट्स पे। तो पहले O पॉइंट पे निकालें। तो फॉर्मूला मैंने अंदर लिखा हुआ है आपके सामने, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r² माइनस r²। तो रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट और 3, अब जो इसका रेडियस है बड़े स्फीयर का वो 2r है ना, और सेंटर पे निकाल रहा हूँ तो r को 0 रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 रो r² बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट 6 नहीं आएगा, 2 रो r² बाय एप्सिलॉन नॉट है। वैसे ही अगर हम O' पे निकालेंगे पोटेंशियल 1 की वजह से, तो वो आएगा रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3, रेडियस फिर से 2r ही है, माइनस जो स्मॉल r है वो हो जाएगा r, ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो माइनस r²। तो जो VO1' पे 1 की वजह से आएगा वो आएगा, आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11 रो r² बाय 6 एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों। अब 2 की वजह से पोटेंशियल O पे और O' पे, तो ये तो O' है और ये O है, तो पोटेंशियल है O' ड्यू टू 2। तो वो डायरेक्ट आप अगर r को 0 रख दोगे और इसका तो रेडियस r ही है, तो इसका आ जाएगा रो r² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल एट O ड्यू टू 2। तो 2 की वजह से O पे, क्योंकि O उसके सरफेस पे है, तो O पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा रो r² बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो पोटेंशियल एट पॉइंट O होगा वो होगा पोटेंशियल एट O ड्यू टू 1 माइनस पोटेंशियल एट O ड्यू टू 2, क्योंकि 1 में से 2 को हटाया है तो 3 बना है ना। तो ये O पे जो 3 की वजह से पोटेंशियल है वो हो जाएगा रो r² बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन अंदर आ जाएगा 2 माइनस अंदर आ जाएगा 1/3 है ना, 2 रो r² बाय एप्सिलॉन नॉट और माइनस रो r² बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा आपका 5/3 रो r² बाय एप्सिलॉन नॉट, और O' का पोटेंशियल आ जाएगा 3 की वजह से, O' का पोटेंशियल 1 की वजह से माइनस O' का पोटेंशियल 2 की वजह से। तो ये आ जाएगा 1 की वजह से। अच्छा, कॉमन मैं ले लेता हूँ सबसे पहले। कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है रो r² बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन, तो अंदर आ गया 11/6 माइनस O' पे 2 की वजह से जो है वो 1/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 - 3 दैट इज 8/,
6 रो r square by epsilon naught, which is also 4 by 3 रो r square by epsilon naught. सही है. तो अब बेटा मैं लास्ट कंक्लूजन, क्योंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी ओ अपॉन वी ओ डैश जो आएगा वो रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो वी ओ अपॉन वी ओ डैश आ जाएगा 5/3 है ना, अपॉन डिवाइडेड बाय 4/3. तो दिस विल बी 5/4. ठीक है बच्चों. अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें जेईई 2018 का क्वेश्चन है मेंस का, और हमें 3 शेल दी हुई हैं एबीसी और तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज दी हुई हैं. तो हमें बीच वाली शेल बी का पोटेंशियल निकालना है. तो 3 शेल बना लेता हूं मैं आपके सामने. सबसे पहले ये एक है, ये दूसरी शेल है और थर्ड भी बना देते हैं. ये थर्ड शेल है. ठीक है, रेडियस गिवन है ही. ये रेडियस फर्स्ट शेल का जो रेडियस है ये ए है, सेकंड का रेडियस बी है और थर्ड का रेडियस सी है. ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा है. क्लियर है. तो अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल लिखना है. तो सबसे पहले बेटा हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे तो पता है, के क्यू बाय आर, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. अब क्यू बाय 4 पाई आर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर को अपन सिग्मा लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू a sphere on its surface. ठीक है. अब जो बी वाली शेल है, बीच वाली, इस पर पोटेंशियल लिखना है. तो पोटेंशियल ऑन मिड शेल बी शेल विल बी. अब बेटा एक सिंपल बात है. सिंपल बात यह है कि ये तो हमने सरफेस पे पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है, पर अगर आउटर पॉइंट पे लिखें, बाहर वाले पॉइंट पे, वी आउट, तो वो होता है सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना. और सरफेस पे निकालना है तो आर और आर बराबर रख दो. तो अब जो शेल बी पे पोटेंशियल होगा, है ना, वो सी की वजह से, सबसे बड़ी शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सिग्मा प्लस सिग्मा, बड़ी शेल का रेडियस सी बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यों? क्योंकि बड़ी शेल के अंदर वाला पॉइंट है छोटा शेल. जो छोटा शेल है बी, वो बड़ी शेल के अंदर आ रहा है, तो उसके अंदर आ रहा है, तो अंदर वाले पॉइंट पे या सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है. ये अंदर वाले पॉइंट पे भी यही होता है ना. तो वो पोटेंशियल होता है सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां आर रेडियस है. तो बड़ी शेल के अंदर पोटेंशियल बड़ी शेल की वजह से सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस बी की खुद की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस सिग्मा, क्योंकि उसका सिग्मा नेगेटिव है, माइनस सिग्मा इनटू उसका रेडियस बी बाय एप्सिलॉन नॉट उसके सरफेस पे, और प्लस जो सबसे अंदर वाला शेल है, सबसे छोटा शेल, उसके लिए बीच वाला शेल बाहर है. मतलब जो ये शेल है बी, इसका कोई भी पॉइंट ये छोटे वाले शेल के बाहर है. दिख रहा है आपको? जो ये बड़ा शेल है बी, इसका कोई भी पॉइंट छोटे वाले शेल के बाहर है. तो बाहर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर. तो वो छोटे वाले शेल की वजह से मिड वाले शेल पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा
सिग्मा। सिग्मा क्यों? क्योंकि छोटे वाले शेल का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इनटू उसकी रेडियस कितना है छोटे वाले शेल का, आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब छोटे वाले शेल के सेंटर से बड़े वाले शेल के सरफेस की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, b है कि नहीं? तो वी बी जो आ गया वो आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन c माइनस बी प्लस a बाय ए स्क्वायर बाय b, है ना? तो अगर आप एलसीएम लो तो ये आपको दिख रहा होगा कि वी बी आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी और माइनस इनफैक्ट प्लस सी। तो जो ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन 4th। तो इसमें बेटा एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो चार्ज आप सोच रहे होगे कि सर इंड्यूस भी तो होंगे, अंदर वाले की वजह से बीच वाले पे इंड्यूस होगा, बीच वाले की वजह से बाहर वाले पे इंड्यूस होगा तो उनका क्यों नहीं लिया आपने इफेक्ट? क्योंकि इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि जितना इंड्यूस चार्ज अंदर वाले सरफेस पे होता है उतना ही बाहर वाले पे अपोजिट साइन का इंड्यूस चार्ज होता है। तो इंड्यूस चार्जेस का जो नेट चार्ज है वो तो जीरो ही होता है ना, जितना अंदर इंड्यूस होगा मैग्नीट्यूड में उसके अपोजिट साइन का बाहर इंड्यूस होगा पर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तो दोनों का पोटेंशियल कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने उसका इफेक्ट नहीं लिखा है। तो आप नेट चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल लिखना होगा कॉन्सेंट्रिक शेल के लिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक चार्ज सॉलिड स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है r और उसका पोटेंशियल उसके सरफेस पे v नॉट है। तो हमें 4 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए हैं, यानी 4 ऐसे सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस हैं जिनका पोटेंशियल गिवन है 3/2 v नॉट, 5/4 v नॉट, 3/4 v नॉट और v नॉट by 4, where v नॉट is the potential of the surface of the sphere। तो हमें पता लगाना है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं 4, इनके रेडियस क्या क्या है। तो सिंपल सी ये बात है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि v इन कितना होता है स्फीयर के अंदर, k³ / 2 r³ इंटू 3r² माइनस r², ये स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल होता है ना। सेंटर का कितना होता है? सेंटर का होता है 3/2 k³/r। सरफेस का कितना होता है? k³/r, वो हमें v नॉट दिया हुआ है, ठीक है। और जो आउटर पॉइंट होता है वहां पे कितना होता है? k³/r। तो इस हिसाब से बेटा फर्स्ट जो पॉइंट है ना, एट v = 3/2 v नॉट, तो हो जाएगा 3/2 k³/r। तो ये तो सेंटर का पोटेंशियल हो गया। तो इस सेंटर पे जो रेडियस होगा फर्स्ट वाले सरफेस के लिए 0 होता है, सेंटर पे तो कोई स्फीयर बनेगा ही नहीं, वो तो पॉइंट है। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं? फर्स्ट करेक्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है, सेकंड तो हो ही नहीं सकता। अब आती है बात दूसरी। अब आप ये सोचो कि जैसे जैसे हम सेंटर से आगे चलते हैं पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है बाहर तक जाने में क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। तो सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के सेंटर पे होता है, कितना? 3/2 k³/r। तो ये जो 5/4 v नॉट का पोटेंशियल है, अब आप ये भी गौर करो कि जो सेंटर पे होता है वो 3/2 k³/r और सरफेस पे k³/r और बाहर k³/r से कम, कैपिटल R k³/R से कम। तो जो 5/4 v नॉट है, v नॉट k³/r दिया हुआ है,
तो 5/4 V0 जो होगा वो बाहर वाले पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस से तो कम होगा और सरफेस पे V0 है, तो बाहर वाले पॉइंट पे 5/4 V0 तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 5/4 V0 वाला पॉइंट अंदर आएगा। तो इसको मैं जब कंपेयर करूंगा तो अंदर वाले पोटेंशियल के फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा। तो 5/4 KQ/R, V0 की वैल्यू KQ/R है, इज इक्वल टू KQ/2R³ इंटू 3R² माइनस R²। KQ से KQ कॉमन कैंसिल हो गया, R से ये कैंसिल हो गया, R² बचा, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 5/2 R² इज इक्वल टू 3R² माइनस R²। ठीक है, और जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5R² इज इक्वल टू 6R² माइनस स्मॉल R²। स्मॉल R² बराबर कैपिटल R। इनफैक्ट ये 2 स्मॉल R² हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा एक, तो ये 2R² और ये इक्वेशन आएगी, तो R आ जाएगा R/√2। समझ गए आप? तो जो ये R2 आया है, जो दूसरे सरफेस का डिस्टेंस आया है R2, वो आ गया R/√2। क्लियर है? अब आता है बात तीसरे सरफेस का। तो बेटा तीसरे सरफेस का पोटेंशियल 3V0/4 है, तो 3V0/4 तो V0 से कम है, तो V0 से कम है तो V0 से कम पोटेंशियल तो बाहर ही होता है। तो 3V0/4, V0 की वैल्यू कितनी है? V0 की वैल्यू है 3/4 KQ/R, ये V0 की वैल्यू बराबर KQ/r, बाहर का पोटेंशियल KQ/r। तो स्मॉल r आ गया 4R/3 और ये हमारा R3 हो गया, R3 हो गया 4R/3। ठीक है, और R4 की अगर बात करूं कि R4 कितना होगा, तो बेटा R4 जो है आप देख सकते हो कि V0/4 भी बाहर वाले पॉइंट पे आएगा, तो उसके लिए मैं अलग कलर से लिख देता हूँ कि V0/4 इज इक्वल टू KQ/R और V0 की वैल्यू KQ/R, तो KQ/R, R आ गया 4R, यानी फोर्थ जो पॉइंट है उसका रेडियस आ गया 4R। तो इस हिसाब से आप चेक करो कि सबसे पहला ऑप्शन कि R2 इज ग्रेटर देन R4 माइनस R3, तो आप R4 माइनस R3 जब करोगे तो वो 8/3 आएगा, 4 माइनस 4/3, तो 4 माइनस 4/3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3। तो क्या R2 है आपका ये वाला R/√2, क्या R2 R4 माइनस R3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट R4 माइनस R3 जो आएगा वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि R4 माइनस R3 आएगा 8/3R, तो ये तो 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं हो सकता। 2 इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि R1 0 नहीं है, R1 0 है हमें पता है, पर ऑप्शन नंबर 2 में R1 0 नहीं है, तो 2 भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। अब रहा थर्ड, तो थर्ड की बात बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि R4 माइनस R3 इज ग्रेट। और फोर्थ ऑप्शन जो है कि R4 2R से बड़ा है, तो सही है क्योंकि R4 4R है, तो R4 इज ग्रेटर देन 2R। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हो कि एक तो थर्ड हो गया और एक फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया है और उस कंडक्टिंग स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, और उसके पास में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है उसके बाहर।
है ना। तो हमें बताना है कि स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया है। तो बेटा क्योंकि स्फीयर इनिशियली न्यूट्रल है और इसके पास हमने एक क्यू चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये इसमें इंड्यूस तो करेगा चार्ज, है ना, पर जितना आगे इंड्यूस नेगेटिव होगा उतना पीछे इंड्यूस होगा पॉजिटिव, जिससे नेट चार्ज क्यू नेट कितना होगा, 0। तो सिंपली इसका एक आंसर आएगा कि नेट चार्ज विल बी 0। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एक छोटा स्फीयर है कंडक्टिंग जिसका रेडियस है r1 और दूसरा स्फीयर है बड़ा जिसका रेडियस है r2। हॉलो, दोनों हॉलो हैं और कंडक्टिंग है, और छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के अंदर असिमेट्रिकली रखा है जैसा आप देख रहे हो। इनिशियली बड़े वाले जो छोटा वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल v1 है ना, और जो v1 है, ये पोटेंशियल v1 लिख देते हैं इसको, और जो बड़ा वाला पोटेंशियल है वो न्यूट्रल है इनिशियली। अब हमने छोटे वाले पोटेंशियल को छोटे वाले स्फीयर को बड़े वाले स्फीयर से कनेक्ट कर दिया बाया वायर। तो हमें बताना है कि जो नया पोटेंशियल होगा बड़े वाले स्फीयर पे वो कितना होगा। तो बेटा इनिशियली व्हेन वायर इज नॉट कनेक्टेड, जब इनिशियली व्हेन वायर इज नॉट कनेक्टेड, जब वायर कनेक्ट नहीं किया है, तो जो छोटा वाला स्फीयर है उसका चार्ज v स्मॉलर q स्मॉलर, वो अगर निकालें तो वो कैसे निकालेंगे कि बेटा उसका पोटेंशियल है v1 होता है k q, लेट्स सपोज ये q स्मॉल है बाय r1, तो q स्मॉल आ गया v1 r1 बाय k आ गया, छोटे वाले स्फीयर का चार्ज, और बड़े वाले स्फीयर का चार्ज तो 0 है। अब व्हेन वायर इज कनेक्टेड ऑल द चार्ज ऑफ स्मॉलर स्फीयर flows to bigger sphere। ठीक है, पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो अंदर वाला चार्ज था वो Q स्मॉल था और वो पूरा का पूरा बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। तो बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल है ना, बिग स्फीयर, फाइनली वो होगा के क्यू जो बाहर आया है अपॉन उसका बड़े वाले स्फीयर का खुद का रेडियस। इसमें छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर पे कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा क्योंकि अब छोटे वाले स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं बचा क्योंकि उसका सारा चार्ज बाहर आ गया। तो v बिग स्फीयर आ जाएगा k बाय r2 और पुटिंग द वैल्यू ऑफ q दैट विल बी v r1 अपॉन k। k से k कैंसिल, v आ गया बिग स्फीयर का v r1 बाय r2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि ये स्फीयर की वजह से a पॉइंट पे पोटेंशियल v है। ये स्फीयर चार्ज्ड है पर इसका चार्ज हमें नहीं दिया हुआ है, पर ये दिया हुआ है कि इसकी वजह से a पॉइंट पे पोटेंशियल v है और हमें b पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्योंकि बेटा ये हॉलो स्फीयर है और चार्ज इसके सरफेस पे है, तो जो a पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर, जहां r इसका रेडियस है। तो जो a पॉइंट का पोटेंशियल है वो v दिया है, तो v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो q आ गया v इंटू आर 10 है,
यूनिट से कोई मतलब नहीं है, अभी यूनिट कैंसिल हो जाएगी बाद में। तो v इंटू 10/k। अब जो b पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो होगा k/15। ठीक है, तो k/15 और जो q है, q होगा 10v/k। k से k कैंसिल, तो vb जो आ गया वो आ गया 10v/15, दैट इज 2v/3। तो b पॉइंट का जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया 2v/3। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट, एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सरफेस पे एक पॉइंट है। लेट्स सपोज ये स्फीयर है और उसके सरफेस पे एक पॉइंट है। स्फीयर चार्ज्ड है और स्फीयर का रेडियस है r, और उसके सरफेस पे एक पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है जो स्फीयर के सेंटर से 3r दूरी पे है, सेंटर से। तो a से उसकी दूरी हो गई 2r। तो a और b के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है va माइनस vb, हमें v। ठीक है, तो हमें b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले बताओ va कितना होता है स्फीयर की वजह से, k/r, और vb k/, सेंटर से दूरी 3r है ना। तो ये चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ vb को। vb हो गया k/3r। तो va माइनस vb हो जाएगा, इसको स्मॉल r लिख देते हैं, ये स्मॉल r है। ये हो जाएगा k/r माइनस k/3r। तो va माइनस vb हो जाएगा 2/3 k/r। ठीक है, 2/3 k/r। तो ये हमें v दिया हुआ है ना। तो 2/3 k/r इज इक्वल टू v। तो q इज इक्वल टू vr इंटू 3vr अपॉन 2k, ये q आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी b पॉइंट पे k/3r का होल स्क्वायर। तो k/9r² और q की जगह 3vr/2k। k से गया k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट b जो है वो आ जाएगी v/6r। ठीक है, ये आ गया बेटा इसका आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि एसिडिफाइड वाटर है, मतलब आयनिक वाटर है जिसका पोटेंशियल v है और वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिर रहा है एक कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना। और स्फीयर जो है उसका इनिशियली ज़ीरो पोटेंशियल था और ड्रॉप के गिरने की वजह से स्फीयर पे पोटेंशियल आने लगेगा। तो हमको बताना है कि स्फीयर जब उन ड्रॉप से हाफ फुल हो जाएगा, मतलब आधा भर जाएगा, तब जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेटा ये ओलंपियाड स्टेज 1 2017 में पूछा गया है, पर इजी क्वेश्चन है कि जो हर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल होगा v ऑफ ईच ड्रॉप। ईच ड्रॉप का पोटेंशियल होगा v दिया हुआ है और फॉर्मूला k/r। तो बेटा जो q है ईच ड्रॉप का वो हो जाएगा vr/k। vr/k विल बी द
चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप। अब मान लो n ड्रॉप से वो स्फीयर आधा भर गया, है ना। लेट n ड्रॉप्स fills the sphere half, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब n ड्रॉप्स की वॉल्यूम उस होलो स्फीयर की आधी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई क्यूब। क्यों? क्योंकि उसकी आधी वॉल्यूम इस ड्रॉप से भर जाएगी। तो n आ जाएगा a क्यूब बाय 2r क्यूब, ये n आ गया। अब इन n ड्रॉप्स का चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ n ड्रॉप्स, वो होगा n ऑफ एक ड्रॉप का चार्ज। n है a क्यूब बाय 2r क्यूब, और एक ड्रॉप का चार्ज जो है वो आप देख सकते हो कि हमने निकाला हुआ है v/k। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज आ गया वो आ गया va क्यूब बाय 2k/r²। ठीक है, अब जो पोटेंशियल होगा स्फीयर का वो हो जाएगा k उसका टोटल चार्ज अपॉन उसका रेडियस। तो k अपॉन a उसका टोटल चार्ज va क्यूब बाय 2k/r²। k से गया k, a से गया a, तो v स्फीयर आ गया va² बाय 2r²। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो आप देख सकते हो va² बाय 2r², यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग है, और इसमें चार्ज, ये जो शेडेड रीजन है ना ब्लू, यहाँ पे चार्ज है, अंदर वाला रीजन हॉलो है। हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पॉइंट्स ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा बेस्ट मेथड से मैं आपको ये बताऊंगा, जहाँ पर आप सबसे पहले इस रीजन में, जो शेडेड रीजन है ना ब्लू, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो P, जो कि सेंटर से R दूरी पे है। मान लो P कितनी दूरी पे, सेंटर से R। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सबसे पहले निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो होगी वो कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू स्फीयर 1। स्फीयर 1 कौन है? जो ये कैविटी बनाई है, इससे पहले, कैविटी बनाने से पहले ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस है b, ये पूरा एक बड़ा स्फीयर हुआ करता होगा। तो उसकी वजह से उसको मैं 1 बोल रहा हूँ, है ना, कंप्लीट स्फीयर को। तो उसकी वजह से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होता है रो r बाय 3ε0, जहाँ पे r सेंटर से दूरी है। ठीक है, अब बात आती है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कौन सा स्फीयर है? सेकंड वो स्फीयर है जिसको हमने काट के निकाला है, छोटा स्फीयर। जो छोटा स्फीयर है उसका रेडियस है a, उसको हमने काट के निकाला है। तो उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये बात पता है कि P पॉइंट उस छोटे वाले स्फीयर की वजह के बाहर है। P पॉइंट छोटे वाले स्फीयर के बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सॉलिड स्फीयर की वजह से रो, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, रो r³ बाय 3ε0 r²। बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, तो जो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है वो कितना है a, तो रो a³
बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगी वो होगी 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है ना बात, क्योंकि 1 में से 2 को निकाला होगा, बड़े स्फीयर में से छोटे स्फीयर को निकाला है। तो पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो आएगी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिमिट r माइनस a क्यूब बाय आर स्क्वायर। ठीक है, r माइनस a क्यूब बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्फीयर जिसमें कैविटी है। ठीक है, अब ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमको डेल्टा V निकालना है तो बेटा डेल्टा V होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, बेस्ट मेथड है। अब आप A से चल के B पे जा रहे हो, A से चल के B पे जा रहे हो, तो बाद में B आ रहा है, तो आप लिखोगे डेल्टा V को VB माइनस VA, ये हो जाएगा डेल्टा V। तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब माइनस इधर ले आओ तो ये VA माइनस VB हो जाएगा। तो इंटीग्रेट, अब E और डी आर, E जो है वो A से B है, इलेक्ट्रिक फील्ड A से B तो होती है, अगर रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम A टू B, और हम जा भी A टू B रहे तो एंगल तो जीरो हो गया E और डी आर में, और इसको लिख देते हैं E डी आर कॉस 0। तो VA माइनस VB हो जाएगा इंटीग्रेशन E। अब E जो है उसकी वैल्यू है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस A क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और लिमिट A से B जाने के लिए लगाऊं तो लिमिट लगेगी छोटा a से छोटा b। पॉइंट A से पॉइंट B जाओगे तो पॉइंट A की डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल a है और B की स्मॉल b है, तो VA माइनस VB आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन करके आएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन आर, तो प्लस a क्यूब बाय आर, लिमिट A टू B। तो VA माइनस VB आ जाएगा बेटा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। पहले B रख देते हैं, तो अगर B रखूंगा पहले तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस A क्यूब बाय B माइनस फिर A रख दूंगा A स्क्वायर बाय 2 माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंदर आ गया B स्क्वायर बाय 2 माइनस 3A स्क्वायर बाय 2 प्लस A क्यूब बाय B। ये आ गया हमारा आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है बेटा, बड़ा इजी था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक सिचुएशन दी है कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, जो उसके सेंटर से R2 दूरी पे है, और Q से एक पॉइंट है A जो स्फीयर के अंदर है वो R1 दूरी पे है। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O
है ना, मतलब हमको करेक्ट ऑप्शन चूज ना करके हमें उनकी वैल्यूज लिखनी है। जो चार मैंने इसको हटा देता हूं मैं, जो चार मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी वैल्यू आपको फिलअप करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ कितना होगा। तो बेटा स्फीयर खुद तो न्यूट्रल है, देखो ओ पॉइंट पे कौन कौन बनाएगा पोटेंशियल। ओ पॉइंट पे स्फीयर खुद बनाएगा और चार्ज क्यू बनाएगा। अब स्फीयर का खुद का पोटेंशियल ओ पे 0 होगा क्योंकि स्फीयर न्यूट्रल है, और अगर इस पे कोई इंड्यूस चार्ज भी होगा, लेट्स सपोज हम इंड्यूस चार्ज बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज आया है ना, और यहाँ पे प्लस, तो ये बेटा दोनों जो प्लस और माइनस इंड्यूस हुए हैं ये सेंटर से बराबर दूरी पे है, तो इनकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा। तो स्फीयर की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, तो सेंटर पे पोटेंशियल सिर्फ कौन बना रहा है, चार्ज Q। तो Q की वजह से पोटेंशियल O पे जो होगा वही टोटल होगा, तो वो कितना होगा, KQ/R2। ठीक है, R2 डिस्टेंस है ना Q की सेंटर से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q विल बी, तो सिंपल है, A पे Q की वजह से पोटेंशियल अगर होगा तो होगा KQ/R1। भाई A पे जो पोटेंशियल Q की वजह से होगा वो क्या होगा, KQ/R1। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A विल बी, अब जब दो बातें हैं कि एक तो ये बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q, तो ये अलग बात है, और ये बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू, मतलब ड्यू टू नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A विल बी, तो यानी A का टोटल पोटेंशियल बोला है आपसे। तो A का जो टोटल पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल ऑफ O के बराबर होगा, यानी KQ/R2 के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये कंडक्टिंग स्फीयर का जो इनसाइड का वॉल्यूम होता है और सरफेस होता है, इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, सेंटर के बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर है। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि A पे और O पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फिर A पे पोटेंशियल अगर टोटल अलग है और Q ने अलग बनाया है, तो बाकी किसने बनाया है, तो वो बाकी स्फीयर ने बनाया है। जो फोर्थ है उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू स्फीयर विल बी, तो स्फीयर ने बनाया है टोटल पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट टोटल पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q। ठीक है, तो स्फीयर अब बताऊंगा मैं अभी कि स्फीयर में किसने बनाया है पोटेंशियल। तो A पे पोटेंशियल जो है वो टोटल कितना है, KQ/R2, और A पे Q की वजह से कितना है, KQ/R1। तो जो स्फीयर का जो नेट पोटेंशियल आएगा स्फीयर की वजह से A पे, वो आएगा KQ1/R2 माइनस 1/R1। एक्चुअली बेटा स्फीयर पे जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है ना, ये आप देख रहे हैं प्लस माइनस, ये चार्ज A से इक्वल दूरी पे नहीं है, तो इसका पोटेंशियल A पे 0 नहीं होगा, सेंटर पे 0 होगा। सेंटर पे इसलिए 0 होगा क्योंकि सेंटर से तो इंड्यूस चार्ज बराबर दूरी पे होता है, तो पोटेंशियल सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से 0 होगा। पर A पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इंड्यूस चार्ज की वजह से वो 0 नहीं होगा। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूं कि पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन स्फीयर विल बी नॉन जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया है जिसका रेडियस है A, और एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2A, बड़ा वाला हॉलो है। तो हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग भी है और न्यूट्रल भी है,
और सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, और या कंडक्टिंग मान लो आप, उसको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। कंडक्टिंग मानते हैं अपन सॉलिड स्फीयर को, और हॉलो को भी कंडक्टिंग मानते हैं, और सॉलिड स्फीयर हॉलो के अंदर रखा है। अब जो इनका सेंटर है उससे 4a दूरी पे एक चार्ज है Q। हमको ये बताना है कि एज सुन एज हम जब अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड करेंगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा ग्राउंड से। तो बेटा ग्राउंड से चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि आप सोचो कि पोटेंशियल एट पॉइंट O, O जो है वो सेंटर है, वो ही पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का होगा, है ना। और वो पोटेंशियल Q की वजह से कितना होगा? O पे Q की वजह से पोटेंशियल KQ/4A होगा। और सॉलिड स्फीयर खुद भी जो है, अगर हॉलो स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर खुद न्यूट्रल है, तो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अब प्लस मान लो ग्राउंड से Q चार्ज आया, कैपिटल Q चार्ज ग्राउंड से फ्लो हुआ, तो प्लस K इंटू Q बाय A, ये टोटल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर पे हो गया। जो ये छोटा Q है ये तो बाहर रखा है, और ये जो कैपिटल Q है ये ग्राउंड से फ्लो हुआ है ना, ये ग्राउंड से चार्ज फ्लो हुआ है। और टोटल मिलाकर के पोटेंशियल 0 होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 0 होता है। तो जो Q आ गया वो आ गया -Q/4। ये Q क्या है? चार्ज फ्लोन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फ्लोन चार्ज। तो बेटा यही हमारा आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमको सिचुएशन वही है कि जो एक सॉलिड स्फीयर है वो हॉलो के अंदर है और उसको ग्राउंड किया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इनर स्फीयर है उसके सरफेस पे जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हमें। तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो भी इसके अंदर चार्ज आएगा, इनर स्फीयर के अंदर ये आएगा, ठीक है, इससे इंड्यूस होगा चार्ज यहाँ पर, और ये दोनों आपस में बाउंडेड चार्जेस होंगे, और ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन कि चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल इज नॉन यूनिफॉर्मली, ये भी गलत हो गया। हमने बोला कि जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है और जो हॉलो स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि वो जो है बाउंडेड चार्जेस हैं। तीसरी बात कि चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सही है बेटा कि आउटर सरफेस जो है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जो आउटर सरफेस पे चार्ज होता है वो फ्री होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये जो Q बाहर रखा है ना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदलेगा वो आउटर सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता है, अंदर वाला बाउंडेड है उसको नहीं बदल सकता। तो करेक्ट ऑप्शन एक तो सी हो गया, और डी तो ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉल्स। सी उसमें से करेक्ट है। अब इसका तीसरा पार्ट है कि आउटर शेल पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। जो आउटर शेल होगी उस पे पोटेंशियल हमें निकालना है। तो वी आउटर शेल पे जो होगा वो एक तो वी ऑन आउटर शेल ड्यू टू Q होगा, प्लस V ऑन आउटर शेल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर होगा। सॉलिड स्फीयर और Q दोनों बनाएंगे ना पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा Q की वजह से हो जाएगा। अब बेटा Q की वजह से जब आप पोटेंशियल लिखोगे ना आउटर शेल पे, बड़ी शेल पे, तो आप लिखते हो KQ/Q से बड़ी शेल के सेंटर की दूरी, तो वो 4a है। ध्यान रखना ये बात, सेंटर की दूरी लेते हैं, प्लस
जो छोटा सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल जो बड़े उस पे आएगा स्फीयर पे, वो आएगा के क्यू बाय, अब वो तो आउटर पॉइंट है, छोटे वाले स्फीयर के लिए बड़ा वाला स्फीयर आउटर पॉइंट है, तो के क्यू बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू द सरफेस ऑफ बिगर स्फीयर। के क्यू बाय आर होता है छोटा आर, तो छोटा आर जो होता है वो सेंटर से बाहर वाले पॉइंट की डिस्टेंस होती है, तो वो यहाँ पर 2a है। और जो कैपिटल क्यू है उसकी वैल्यू अपन ने निकाली है -q/4, तो ये आएगा के क्यू बाय 4a, इनफैक्ट माइनस क्यू आएगा, एक छोटा क्यू आएगा, माइनस के क्यू बाय 8a, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा के क्यू बाय 8a, और के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा q/32 पाई एप्सिलॉन नॉट a, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया a। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पैकेज बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पे से बहुत सारे कंसेप्ट्स आएंगे IIT JEE एडवांस में। तो आई होप आपको ये समझ आया, नहीं आया तो जो नहीं आया उसको आप रिपीट करके वापस देख सकते हो, और फिर भी ना आए तो मुझको पर्सनली मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।